Bismillahirrahmanirrahim. Uh, in today's lecture, we will be discussing about the progressions. Basically, by progressions, we mean two types of progression. One is arithmetic progression, and the other one is geometric progression. So let's start with the arithmetic progression. We often call it sequences and series. सीक्वेंसेस और सीरीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, जैसे इंडिकेट हुआ है कि सीक्वेंस जो है वो एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जो कि कॉमा से डिफरेंशिएट किया जाता है, और इस केस में नंबर की एक सीक्वेंस जनरेट हुआ है, इनको सम नहीं किया जा रहा, इसको प्लस नहीं कर रहे एक, बल्कि सिर्फ एक सीक्वेंस है जो एक फॉलो होता जा रहा है। मतलब आप पहला अगर डिजिट देखें तो 3 है, नेक्स्ट 8 है, नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 18 है। यानी मुझे नजर आ रहा है कि इस सीक्वेंस में हर उस अरेंजमेंट को बोलेंगे जिसके अंदर दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉमन हो। यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो आंसर इज 5। इसी तरह थर्ड टर्म में से अगर सेकंड टर्म माइनस करें तो द आंसर इज 5। इसी तरह 18 में से 13 माइनस करें तो आंसर इज 5। टेक्निकली स्पीकिंग हम ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर एक कॉमन डिफरेंस लाया करता है जो हर टर्म के बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसके और उसके दरमियान एक डिफरेंस है और वो सेम है। इसी तरह सीरीज में भी जो डिफरेंस का एलिमेंट है वो एक ही तरह, सीरीज के अंदर नंबर सम हो रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर उस सम होने वाले एलिमेंट्स में जो डिफरेंस होगा अगेन वो कॉमन है। 3 के बाद 8 सम हो रहा है, फिर 13 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, और नेक्स्ट अगर नंबर का अंदाजा लगाया जाए तो वो 23 हो सकता था अगर सीरीज कॉन्टिन्यू होती है। तो बेसिकली इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आगे अगर ये सीक्वेंस या सीरीज कॉन्टिन्यू होती है तो हम किसी नंबर को जज करना चाहें कि कौन से नंबर पे कौन सा डिजिट आता है, तो क्या हम उसको एसेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसका इनडेफिनेट सीरीज है उसके एक सर्टेन नंबर तक उसका सम जानना चाहें तो वो हम कैसे कर सकें। बेसिकली ये हमारा लेक्चर का पार्ट होगा आज। An arithmetic series is defined as a sequence. Sorry, an arithmetic sequence is defined as a sequence in which there is a common difference between consecutive numbers. यहाँ पे सीक्वेंस में ये जरूरी है कि उस सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर्स है, नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हर इंटरवल पे कॉमन होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट टर्म का जो सेकंड टर्म के साथ डिफरेंस है और सेकंड टर्म का जो थर्ड टर्म के साथ डिफरेंस है एंड सो ऑन, वो एक ही होना चाहिए। अगर ये रिदम ब्रेक हो रहा है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी सीरीज है और सॉरी कौन सी सीक्वेंस है और कौन सी सीक्वेंस नहीं है। अगर मैं देखूं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो 2 का है, इसमें 2 ऐड हो रहा है तो -1 आ रहा है, इसमें फर्दर 2 ऐड हो रहा है तो 1 आ रहा है, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ सीक्वेंस। सो माय आंसर इज यस, इट इज अ सीक्वेंस बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 2। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में मैं असेस कर सकता हूं कि 15.5 में से 14 में से 15.5 माइनस किया तो आंसर इज 1.5। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट में से प्रीवियस माइनस किया तो आंसर इज अगेन 1.5। आंसर अगेन हेयर इज 11 माइनस 12.5 माइनस 1.5 आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगेन इट इज अ सीरीज। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो -1.5 का आ रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस एक्चुअली। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 का है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 का है। थर्ड टर्म और
फोर्थ टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 8 का है, तो इसको मैं सीक्वेंस नहीं कह सकता। और इसी तरह फर्दर एग्जांपल्स हैं जो आप असेस कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस है या सीक्वेंस नहीं है। और इसका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ये है, अगर टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कॉमन है तो इट इज अ सीक्वेंस, अदरवाइज नॉट। The common difference is always the difference between any term and the term that precedes that term. इस डिफरेंस को इसीलिए कॉमन डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि हर टर्म का नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग टर्म है उसके साथ जो डिफरेंस डिफरेंस है वो एक ही होगा, इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। ये भी एक सीरीज की एग्जांपल है जिसके अंदर जो डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज 5 -26 एंड -21। अब डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि प्रोसीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म प्रीवियस टर्म से आप माइनस कर लें, यानी -21 -26, तो माइनस और माइनस का साइन अगर प्लस हो जाए तो इट मीन्स -21 + 26 इज 5। सिमिलरली इसी तरह -16 में -21 को माइनस किया जाए तो आंसर साइन चेंज हो जाएगा, 21 हो जाएगा। -16 + 21 इज 5। तो डिफरेंस अगेन कॉमन है और वो है +5 का। अब जो पहली टर्म होता है उसको हम A1 से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A1 क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट एंड फर्स्ट टर्म है, तो जो फर्स्ट वन इसलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म A2 है और हमने कहा कि हर टर्म का जो नेक्स्ट टर्म से डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म A है तो जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म A1 है, तो सेकंड टर्म A1 + D होनी चाहिए। इसी तरह अगर सीक्वेंस है तो थर्ड टर्म A1 + 2D होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस है तो A4 यानी कि फोर्थ टर्म जो है वो A1 फर्स्ट टर्म + 3 टाइम्स द डिफरेंस होनी चाहिए, एंड सो ऑन। और हम हमारी जो nth टर्म होगी वो an = A1 + n - d होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देख लें, जो भी n की वैल्यू है d से पहले जो कांस्टेंट है वो उससे एक वैल्यू प्रीवियस है। सेकंड टर्म का डिफरेंस d के साथ 1 आप कह लें, इसीलिए इसका n-1 आ गया है कि जो भी टर्म है उससे एक 1 टाइम प्रीवियस जो nth वैल्यू है d की वो बेसिकली डिफरेंस होगा। अब हमें ये बात पता लग गई कि हमें कोई भी टर्म सीक्वेंस के अंदर अगर फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होगा an = A1 + n-1 × d। किसी भी सीक्वेंस के अंदर किसी भी नंबर की टर्म को अगर फाइंड आउट करना हो तो इसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, जो मैंने आपसे कहा, इस फॉर्मूले में जो an है वो nth टर्म है, मतलब जो भी टर्म जो हमारे लिए कंसर्निंग है। अगर हम 11th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो इधर वैल्यू A11 हो जाएगी और इधर n की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर हम 12th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इट्स A12 और n की वैल्यू 12 हो जाएगी। इसी तरह जो भी टर्म हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू चेंज होके वो हो जाएगी, बिकॉज n मीन्स एनी टर्म दैट यू इंटेंड टू फाइंड। A1 हमेशा सीक्वेंस की पहली टर्म को कहा जाएगा। जो भी सीक्वेंस की पहली टर्म होगी उसको हम A1 कहेंगे, एंड D is the common difference between the terms of the sequence. If we know any three of these, we ought to be able to find the fourth. अब बात यहाँ पे ये है कि
इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको 3 की वैल्यू पता है तो आप चौथा फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे ये पता है कि लेट से nth टर्म कौन सी, मुझे ये पता है 35th टर्म कौन सी है, मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है 35th टर्म कौन सी है, और मुझे ये पता है डिफरेंस क्या है, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ इस सीक्वेंस की पहली टर्म कौन सी थी। सिमिलरली अगर मुझे पहली टर्म पता है और nth टर्म पता है, तो मैं, और मुझे n की वैल्यू भी डेफिनेटली पता है, तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि इस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है जो बार बार हम यूज करेंगे जब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करेंगे। अच्छा, अब ये एक सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस में मैं खुद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो इनफिनिट लेवल पे डॉट 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 का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये अभी खत्म नहीं हो रहा, ये अभी इनफिनिट लेवल तक जा रहा है। इस सीक्वेंस की पहली चीज जो पहला मेरा क्राइटेरिया क्या है सीक्वेंस के लिए कि डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूं, 75 माइनस 79 इज -4, सेकेंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है। इसी तरह थर्ड टर्म का और सेकंड टर्म का अगर मैं डिफरेंस देखूं, अगेन इट इज -4। फोर्थ टर्म का और थर्ड टर्म का डिफरेंस देखूं तो अगेन इट इज -4 एंड सो ऑन। इट मींस के पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है, इट इज अ सीक्वेंस। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये पता करना है कि ये अगर A1 फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, ये फिफ्थ थी, तो 32nd टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी। तो उसके लिए हमें अपने फॉर्मूला की वैल्यूज चाहिए होंगी कि वही फॉर्मूला यूज करेंगे। A1 मुझे पता है इस सीक्वेंस को देख के, A1 इज 79। डिफरेंस मैंने किसी भी प्रोसीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करके निकाल लिया, लेट से सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस में से फर्स्ट माइनस की, तो 75 माइनस 79 इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज -4। एन की वैल्यू इसलिए 32 है कि यहां पे मैंने 32nd टर्म फाइंड करनी है। अब सिंपली जो हमने फॉर्मूला पिछली स्लाइड्स में देखा था, ए एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू डी, उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द 32nd टर्म ऑफ दिस सीरीज सीक्वेंस। इनफैक्ट ये वो फॉर्मूला है, उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। इस सीक्वेंस की जो 32nd टर्म है वो -45 होगी, और मुझे सॉल्व करके ये पता चल गया। सिंपली मैंने उसी फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज पुट की। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसी में अगर आपका क्वेश्चन डिफरेंट हो जाए, अगर आपके क्वेश्चन में पहली टर्म भी दी हुई हो, 32nd टर्म भी बताई होती, और एन की वैल्यू भी पता होती, लेकिन आपको सीरीज का कॉमन डिफरेंस ना पता होता, सिंपल आपको डेटा में ये ना दिया होता, तो आप इसी वैल्यू से यहाँ पे आप -45 पुट कर देते, 79 एज इट इज रहता, और यहाँ पे 33 हो जाता, और आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे और आंसर आपका आ जाता। अच्छा, इस बार हमें लास्ट क्वेश्चन में हमें ये बताया था कि 32nd टर्म फाइंड करनी है। इस बार हमें ये बता दिया गया है कि टर्म जो है वो 169 है, हमें ये नहीं पता ये टर्म कौन से नंबर पे आएगी। तो इस बार जो हमने फाइंड करना है इस सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस एग्जैक्टली प्रीवियस वाली ही है, तो कॉमन डिफरेंस इसका -4 ही होगा। इस केस में हमने ये फाइंड करना है, सॉरी, इस केस में हमने ये फाइंड करना है कि ये -169 कौन से नंबर पे टर्म है। इसका मतलब 169 हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, A1 हमें पता है, डिफरेंस हमें पता है, और हम सिंपली n को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी फॉर्मूले के अंदर an हमारा 169 हो गया, फर्स्ट टर्म हमें सीक्वेंस में पता है 79 थी, n - 1, n इस बार हमें नहीं पता, और
4d। 79 को अगर आप इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, एंड 169 प्लस 79 का आंसर आपके पास 90 आएगा। 90 को फर्दर आप प्लस, सॉरी ये आपका, सॉरी यहाँ पे चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा 248। 248 को आप -4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर प्रोबेबली 62 आ जाएगा, और ये n-1 है, 1 जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर 63 आ जाएगा। तो जिस तरह आप नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उस तरह इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट what term is actually -169 in the series under consideration. इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 10th टर्म की वैल्यू सीक्वेंस नहीं बताया हुआ। अब आपने इसको फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सीक्वेंस नहीं बताया हुआ, हमें यह बताया हुआ 10th टर्म ये है और 12th टर्म 4.25 है, और हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो है कॉमन डिफरेंस। अब इधर अगर आप गौर करें कि एक सीरीज के अंदर अगर अगर अज्यूम करते हैं फर्स्ट टर्म ये होती 3.25, तो 12 होती हमारी थर्ड टर्म। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अज्यूमिंग के ये 10th जो है आपकी फर्स्ट टर्म है, और अगर ये फर्स्ट टर्म हो जाती है तो 12 आपकी थर्ड टर्म होगी, और इसी की वैल्यू की बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। A1 को हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, ये एक्चुअली A1 नहीं है, ये हमारी फर्स्ट टर्म नहीं है। सिर्फ हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज फर्स्ट टर्म, और फिर हम कॉमन डिफरेंस को एक बार फाइंड आउट कर लें, सो वी कैन मूव ऑन टू फाइंड A1 दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। A1 अभी आपने कंसिडर की 3.25 है, तो अगर 10th फर्स्ट टर्म थी तो 11th और 12th टर्म एक्चुअली इस सीक्वेंस की हमारी थर्ड टर्म होनी चाहिए। n की वैल्यू 3 हो गई, और सिंपली उसी फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करके 4.25 फर्स्ट टर्म 3.25 हो गई, 3n की वैल्यू आ गई, क्योंकि इस केस में हमने यहाँ पे जो टर्म यूज की है वो A3 यूज की है, और इस फॉर्मूले से हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें यह पता चल गया कि इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। अब A1 5 फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सिंपली आपने इसी फॉर्मूले के अंदर A12 वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसमें दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने A10 यूज करते हुए n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और कॉमन डिफरेंस हमने इससे पहले निकाला है और उसको यूज किया है। इसी की जगह अगर आप A12 भी यूज करना चाहें, यानी कि यहाँ पे 4.25 पुट कर दें, A1 हमें नहीं पता, यहाँ पे n की वैल्यू 12 आ जाएगी, -1 इंटू 0.5, तो अगेन आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगेन द फॉर्मूला दैट इज बीन यूज इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने स्टार्ट में ये देखा था कि सीक्वेंस में बेसिकली दो नंबर्स के दरमियान कॉमा आ रहा होता है, इट इज अ सीक्वेंस, और नंबर प्लस नहीं हो रहे होते, सम नहीं हो रहे होते। अगर उन जो आपकी सीक्वेंस है वो सम होना शुरू हो जाए तो उसको हम नॉर्मली सीरीज बोलते हैं। Write the first three terms and the last two terms of the following arithmetic series. अब जो नंबर सम हो रहे होते हैं ना, मोस्टली जो इनका समेशन है वो इनफिनिट तक नहीं होता। सीक्वेंस के अंदर हमने नॉर्मली ये 3 डॉट एन में इसलिए देखे थे, सीक्वेंस एट टाइम्स इनफिनिटी तक जा रहे होते हैं और हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सम फाइंड करने के लिए ये जरूरी है कि सीक्वेंस की कोई ना कोई फिनिटी हो। अगर सीरीज इनफिनिट टाइम्स तक जा रही है तो इसका मतलब कि
उसका सम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफिनिट का तो सम इनफिनिट ही होगा। इसलिए अगर सीरीज कहीं एंड हो रही होगी, सिर्फ तब ही ये पॉसिबल होगा कि उसको सम किया जा सके। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सेम है कि इवन सीरीज हो लेकिन इसके अंदर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के दरमियान जो डिफरेंस हो वो कॉमन हो थ्रू आउट द सीरीज, के फर्स्ट और सेकंड के दरमियान मैं देख सकता हूँ जो डिफरेंस है वो -2 है। इसी तरह सेकंड और थर्ड के दरमियान जो डिफरेंस है अगेन वो -2 है। और लास्ट टू की भी एग्जांपल देख लें तो डिफरेंस है वो कॉमन है। इसका मतलब कि इट इज अ सीरीज। सीरीज के अंदर चाहे नंबर प्लस हो रहे होंगे लेकिन जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा ये कि जो सीरीज है वो इनफिनिट नहीं होगी, फिनिट होगी। अगर इनफिनिट हुई तो फिर उसको सम नहीं किया जा सकता। अब हमें इस सीरीज का जो कि नंबर सम हो रहे हैं, यानी कि 71 प्लस 69 प्लस 67 प्लस दरमियान में जितने भी नंबर आ रहे हैं टू के डिफरेंस से, सॉरी -2 के डिफरेंस से -27 तक, अब हमें इसका सम चाहिए। तो अगर सीरीज है यानी कि वैल्यूज आपस में सम हो रही हैं, तो उस केस में जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा, इसको मैं मूव कर देता हूं। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली सम का फॉर्मूला है। किसी भी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज एस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द सम, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको गिवन है। और नॉर्मली अगर सम फाइंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि हर इन चारों में से तीन का पता होना जरूरी है टू फाइंड द फोर्थ वन। तो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जो भी टर्म होगी उसमें लास्ट टर्म ऐड करेंगे, उससे वो n से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी द सम ऑफ द सीरीज। आप सीरीज देख लेते हैं। फर्स्ट करें, आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि 35 नंबर्स हैं। पहले नंबर की जो वैल्यू है वो -26 है और लास्ट की जो है वो 76 है। यहां पे हमने खुद इसलिए नहीं चेक किया कि सीरीज है, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि ये जो डेटा है ये अरिथमेटिक सीरीज से परटेन कर रहा है, तो हमारी एजम्पशन है कि जो डिफरेंस होगा वो कॉमन ही होगा। और n की वैल्यू भी हमें दी गई है, तो सम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट किया जा सकता है कि यहाँ पे a1 की वैल्यू हम पुट करते हैं -26, उसमें हम 76 प्लस कर दें, उसको n से मल्टीप्लाई करें विच द वैल्यू ऑफ n इज 35 इन द क्वेश्चन, और 2 से डिवाइड कर लें, तो वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज हुज फर्स्ट नंबर इज -26 एंड 35th नंबर इज 76। तो हम ये कह सकते हैं कि -26 से लेके 76 तक की सीरीज, जिसमें 76 35th नंबर था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अभी हमें पता नहीं है, उसका जो सम होगा वो 875 होगा। अगेन एक और सीरीज दी हुई है जिसका सम फाइंड करना है। इस केस में आपको ये नजर आ रहा है कि डिफरेंस कॉमन है एंड इट इज अ सीरीज, खत्म भी हो रही है कहीं ना कहीं, इसका मतलब फिनिट नंबर्स हैं। पहला जो नंबर है वो भी हमें पता है 151, और हमें लास्ट नंबर भी पता है 151, सॉरी -5। और हमें फाइंड करना है कि ये बेसिकली -5 कौन सी टर्म है, यानी कि व्हाट टर्म इज -5। इसका मतलब हमें इस बार हमें जो फाइंड करना है वो n की वैल्यू है। सिंपली अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अब आप सम के फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको तीन चीजों का पता होना लाजमी है। इस फॉर्मूला से हम इसलिए नहीं फाइंड कर सकते, अगर इस क्वेश्चन में हमें इस सीरीज का सम बता दिया जाता तो हम सीधा इसको सम
की वैल्यू पुट कर लेते, फर्स्ट वैल्यू हमें पता थी, सेकंड वैल्यू हमें पता थी, और हम इस फॉर्मूला से ही सॉल्व कर लेते। इन एनी केस, चाहे ये नंबर सीरीज के सम हो रहे हैं, डिफरेंस कॉमन है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो हमें इस बार n की वैल्यू चाहिए जो हम सीक्वेंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमें यह पता था कि डिफरेंस -4 का है, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, पहली टर्म का हमें पता है और उसके बाद लास्ट टर्म का हमें पता है, तो हम आंसर इससे निकाल सकते हैं एंड द आंसर इज 40। और अगर एंड में आपको इसका सम फाइंड करना हो तो आप उसको सम के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। पहले आप n की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद सम फाइंड आउट कर लेंगे उसी फॉर्मूले से, क्योंकि जो वैल्यू मिसिंग थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब एक मेथड तो सम फाइंड आउट करने का ये है, n इज इक्वल टू a प्लस ए एन डिवाइडेड बाय n इंटू द सम ऑफ a1 प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 2। दूसरा तरीका ये है कि हमने सीक्वेंस में देखा था ए एन की वैल्यू होती है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सिंपली इसका फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होके ये फॉर्मूला बन सकता है n इज इक्वल टू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमारा पर्पस इस फॉर्मूले से ही सर्व हो रहा है तो इस फॉर्मूले की हमें जरूरत ही क्या है। एट टाइम्स डेटा के अंदर n की वैल्यू आपके पास अवेलेबल होती है, d की वैल्यू अवेलेबल होती है, लेकिन a n यानी लास्ट टर्म की वैल्यू डेटा में अवेलेबल नहीं होती। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर तो आपको लास्ट टर्म भी दी हुई है डेटा के अंदर और फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, तो आप सिंपली जो है, और n की वैल्यू भी आपके पास है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको डेटा के अंदर ए एन की वैल्यू नहीं पता और आपको जो सीरीज दी गई है उसके अंदर आप इजीली n की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों फॉर्मूला का रिजल्ट एक ही आएगा, बिकॉज बोथ द फॉर्मूलाज एक्चुअली इंटेंड टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। जैसे आपको यहां कहा गया है कि यहां पे आपको n की वैल्यू खुद दी गई है और आपको लास्ट नंबर नहीं पता, लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस पता है। तो इस केस में अगर आपको क्वेश्चन इस नेचर का आ जाए जहां पे आपको n की वैल्यू खुद बता दी जाए और सीरीज नीचे दे दी जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। और रीजन ये है कि यहाँ पे ए एन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि nth टर्म यानी कि जो लास्ट टर्म हमें चाहिए वो सीरीज की क्या है। इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोबारा हम अगर एक बार रीकैप कर लें तो हमने ये देखा कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर हमें किसी nth टर्म को फाइंड करना हो तो हम हमारा जो फॉर्मूला है फॉर दैट इज इक्वल टू ए एन, जो भी nth टर्म है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ सीक्वेंस। इसी तरह उसी सीक्वेंस का अगर सम फाइंड करना हो यानी कि सीरीज का सम फाइंड करना हो, तो आपका फॉर्मूला होगा n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और अगर
जो है आपके पास लास्ट टर्म नहीं है, तो सिंपली आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, एस एन इंटू एन बाई टू, और 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द 158th partial sum of the arithmetic sequence 5, 16, 27, 38, 49। इस केस में भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास nth टर्म नहीं है, लेकिन what मेरे पास जो है वो n की वैल्यू है। तो इस केस में जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो सेकंड वाला मुझे ज्यादा इजीली सूट करता है अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर n की वैल्यू यूज करते हुए 158th टर्म फाइंड कर लें और पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लें, यानी कि a1 प्लस ए एन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं फॉर द सम, तो आप वहां पे सिंपली इसके अंदर आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2a1 वाला। यहाँ पे आपका टू यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू पता है और आपको n की वैल्यू भी पता है, तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आपने पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है सम का, तो आप पहले ए एन फाइंड कर लें। ए एन आप फाइंड करेंगे, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो हमने सीक्वेंस में देखी थी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें पता है 150 है, तो सिंपली ए वन की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस एन एन माइनस वन इज 149 इंटू डी। तो 149 को डी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास ये यहाँ पे आंसर आ गया, और उसके बाद आप इसको सम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑडिटोरियम हैज 20 rows ऑफ सीट, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 21 seats in the second row, 22 seats in the third row, and so on. How many seats are there uh, in all 20 rows? पहली चीज तो ये आप देख लें कि इट इज अ सीक्वेंस जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस है 1 का। पहली रो में आपकी जो सीट्स हैं वो 20 हैं, सेकंड रो में 21 है, थर्ड रो में 22 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि 1 है। इसी तरह n की वैल्यू भी हमारे पास क्लियर है कि 20 रोज तक की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम ए एन फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन अगर हम फाइंड करें तो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए 20, क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो जो 20th रो है उसमें 39 सीट्स होंगी। उसी फॉर्मूला से हमने फाइंड किया ए वन प्लस एन माइनस वन, जो कि 20 माइनस वन हो जाएगा, इंटू डी, यानी 19 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 थी। 20 प्लस 19 इज 39, जिसका मतलब 20th रो में जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो 39 होंगी। अब इसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि टोटल ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स होंगी। इसका मतलब सारी रोज में जितनी सीट्स हैं उनको सम करना पड़ेगा। फर्स्ट रो की सीट को और लास्ट रो की जो सीट है उस तक जितनी सीट्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड टिल 20th, उसको सम करना है। तो सिंपल हमने वही सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय ए वन प्लस ए एन। ए वन फर्स्ट रो में 20 सीट्स थी, क्वेश्चन में अवेलेबल था। सेकेंड रो में 20th रो में 39 सीट्स थी, और ये हमने अभी फाइंड आउट किया है। और इसको हम एन ओवर टू, जो कि एन अगेन एन की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई थी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास टोटल आ जाएगा। अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आप क्योंकि स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन है आपका टाइम बचाने के लिए
लेकिन एज अ स्टूडेंट फॉर लर्निंग पर्पस अगर आप मैनुअली भी चेक करना चाहते हैं, मतलब 20, 21, 22, 23, इस तरह 20 आप अपने पास एक एक्सेल में शीट बनाएं और अगर इसको ड्रैग करके सम करके भी देखेंगे तो आंसर आपका 590 ही हो जाएगा फॉर कंफर्मेशन पर्पस ओनली। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है। A small business sells 10,000 worth of sports memorabilia ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में जो सेल है वो $10,000 है। द ओनर ऑफ द बिजनेस हैज सेट अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग एनुअल सेल्स बाय $7,500 ईच ईयर फॉर 19 ईयर्स। पहले साल की जो सेल है वो $10,000 है और ऑनर का टारगेट ये है कि हर साल जो सेल बढ़ेगी वो $7,500 बढ़ेगी नेक्स्ट 19 ईयर्स तक, यानी 20th ईयर तक बात चली जाएगी। पहले साल का डेटा में दिया हुआ है। इसका मतलब A1 हमें दिया हुआ है जो कि 10,000 है। हर साल जो इंक्रीज आएगा वो $7,500 का होगा, यानी कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स भी हमें दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? अज्यूमिंग दैट द गोल इज मेट, फाइंड द टोटल सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स दिस बिजनेस इज इन ऑपरेशन। अब हमें टोटल सेल्स निकालनी है 20 सालों की और अगेन हम डेटा उसी तरह पुट करेंगे। सबसे पहले हमें nth टर्म चाहिए, तो हम A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करके, यानी कि A1 हमारी यहाँ पे वही यूज हुआ हुआ है। A1 10,000 था जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। n माइनस वन जो था हमारे पास, सॉरी नीचे दिया हुआ है 19 आ गया और d से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 7,500 था और कॉमनली और हमारे पास nth टर्म आ गई। अब इसका सम निकालना है तो सम में हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n बाय 2 यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 152,500 और हमारे पास सम आ गया विच इज 1.625 मिलियन। तो सिंपली कोई भी सीरीज हो, उसकी कोई भी टर्म हो, आप इस प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से या उसका सम अगर फाइंड करना हो, इन एग्जाम्पल से एक चीज और भी क्लैरिफाई होती है और वो ये है कि ये प्रोग्रेशंस का पर्पस क्या होता है। आपने देखा कि इस एक बिजनेस का अगर प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होने का एस्टिमेट लगाया जाए, डेफिनेटली अगर एक्चुअल फिगर्स उठाएंगे पिछले 20 सालों की तो उसके अंदर डिफरेंस कॉमन तो नहीं होगा। ये एस्टिमेशन की पर्पज से देखा जाए कि अगर बिजनेस फोरकास्ट कर रहा है कि हर साल सेल 7,500 बढ़ाई जाएगी, या किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी सैलरी हर साल 10% बढ़ेगी और ऑफ कोर्स अगर उसको सैलरी पता है उसकी आज 50,000 है तो 10% इज 5,000, तो वो ये फाइंड आउट करना चाहता है कि अगले 20 सालों में वो कितना अर्न करेगा। तो इन सब के लिए ये प्रोग्रेशन यूज किया जा सकता है। पहली पहला पार्ट जो था इस यूनिट का, उसके अंदर हमने देखा कि सीरीज और सीक्वेंस जो थे वो अरिथमेटिक नेचर के थे। अरिथमेटिक नेचर का मतलब ये है कि जो भी प्रोसीडिंग नंबर में और प्रीसीडिंग नंबर में जो डिफरेंस था वो सम की नेचर में था। मतलब ये है कि अगर 2 के बाद 4 आ रहा है और 4 के बाद 6 आ रहा है तो फर्स्ट 2 टर्म में जो डिफरेंस है वो 2 है और सेकंड और थर्ड टर्म में जो फर्क है वो अगेन 2 है। सम की फॉर्म में था। अगर ये डिफरेंस रेशियो की फॉर्म में हो तो हम उसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। तो डेफिनेशन अगर देख लें, ज्योमेट्रिक सीरीज a sequence whose consecutive term have a common ratio। इस केस में कॉमन डिफरेंस नहीं है बल्कि कॉमन रेशियो है, यानी कि अगर सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें
तो आंसर एक ही होगा। डिवाइड करने को ही रेशियो बोलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की, इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस हुज कंसेक्यूटिव टर्म्स हैव अ कॉमन रेशियो। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब वो क्या ये रहा है कि सेकंड टर्म का ज्योमेट्रिक सीरीज कौन सी होगी जिसके अंदर सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का जो रेशियो है वो बराबर होगा थर्ड और सेकंड के, और फोर्थ के और थर्ड के, एंड सो ऑन। मतलब किसी भी दो अ, जो सीक्वेंस में सीरीज में जो नंबर आ रहे होंगे उनका जो रेशियो है वो एक ही होगा, इसीलिए उसको कॉमन रेशियो बोल रहे हैं। और अगर इस तरह की सीरीज है तो इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लें। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये अर्थमेटिक सीरीज तो नहीं है। टू के बाद फोर आ गया, डिफरेंस टू का था, फोर के बाद एट आ गया, एट के बाद 16 आ गया, लेकिन ये सीरीज ज्योमेट्रिक जरूर है। नजर आ रहा है कि टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर आ गया, फोर को टू से मल्टीप्लाई किया तो एट आ गया, एट को टू से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इसका मतलब इन दोनों, इस सीरीज के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो रेशियो का है। फोर डिवाइडेड बाई टू इज टू, सेकेंड टर्म को पहले टर्म से अगर हम डिवाइड करें। इसी तरह एट डिवाइडेड बाई फोर इज टू, थर्ड टर्म को हम सेकेंड टर्म से डिवाइड करें। इसी तरह फोर्थ टर्म को अगर हम थर्ड टर्म से डिवाइड करें, 16 डिवाइडेड बाई एट इज टू। तो इस केस में जो आंसर आएगा दैट इज कॉमन रेशियो। अच्छा, कॉमन रेशियो के अंदर आर स्टैंड फॉर रेशियो, ए वन सिमिलरली स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म। अगर हम पिछली सीरीज की बात करें, इसके अंदर जो रेशियो आएगा दैट इज टू। आर की वैल्यू सीरीज में टू है, और पहली टर्म ए वन कौन सी है, टू है, तो उसकी वैल्यू भी टू है। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती है, लेट से पहली टर्म फोर होती है, तो हम इसको फोर लिखते हैं। अब मुझे अगर ये पता करना हो कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज में 50th टर्म कौन सी होगी, nth टर्म, तो सिंपली मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। यहां पे मैं A50 फाइंड कैसे करूंगा, यहां पे मैं A1 की वैल्यू लिख दूंगा टू, R की वैल्यू टू है और उसकी पावर n-1। इस केस में अगर मैं 50th टर्म फाइंड कर रहा हूं तो n-1, 50 - 1, टू की पावर आप 49 कैलकुलेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर टू से, तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाट वुड बी द an, यानी कि nth टर्म। इस सीरीज में देखें तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि पहली टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस जो है इसके दरमियान वो 1/3 है। कैसे पता चलेगा, किसी भी प्रोसीडिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें। 3 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो 1/3 आंसर आएगा। इसी तरह 1 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 1/3 आंसर आएगा। 1/3 को 1 से डिवाइड करूं तो 1/3 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the 15th term of the geometric sequence whose first term is 20। इस केस में A1 की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, और उसने मुझे कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, और हमें 15th टर्म फाइंड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे हम A15 लिख देंगे और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 रेस टू पावर 20 - 1, यानी कि रेस टू पावर 19 को, सॉरी 15th टर्म है तो 15 - 1, और फिर हम उसकी 14th पावर निकाल के उसको 20 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और आंसर इज 39.599। यानी ज्योमेट्रिक सीरीज में 15th टर्म इस सीरीज की 39.599 होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखें तो ये चीज आपकी बैंक के इंटरेस्ट में यूज हो सकती है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली अगर 5% इंटरेस्ट है तो 15 साल बाद क्या वैल्यू आएगी, वो इसी वैल्यू से यूज होगी। और आगे जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे तो बेसिकली यही वो फॉर्मूला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज हो रहा होता है कि आपकी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेस टू पावर n। एक्चुअली वो इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से डिटरमिन किया हुआ फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ते हैं फाइनेंस के अंदर,
वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं वो एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से निकाला हुआ फॉर्मूला है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म 5, 15, 45। इस केस में हमें n की वैल्यू नहीं दी हुई। अब यहाँ पे फाइंड किया हुआ है कि यहाँ पे 9th टर्म फाइंड करें, तो सिंपल आप n की वैल्यू 9 कर देंगे और 9 की वैल्यू 9 से जो वैल्यू आएगी आप उसे फाइंड कर लेंगे, और वट एवर द आंसर इज, दिस इज द 9th टर्म ऑफ द सीरीज। अब आखिरी बात जो आज हम करेंगे वो ये है, अभी तक हमने ये देखा कि सीरीज के अंदर अगर कोई टर्म फाइंड करनी हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात करें, ज्योमेट्रिक सीरीज की, तो हमारे पास फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन। अब इसी सीरीज का अगर सम फाइंड करना हो, इस केस में सम जो है वो अरिथमेटिक सीरीज का नहीं है बल्कि ज्योमेट्रिक सीरीज का है। तो इस केस में सम का फॉर्मूला है ए वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस कॉमन रेशियो रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉमन रेशियो दैट इज आर। तो अब ये एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में मुझे नजर आ रहा है कि पहली टर्म जो है मेरी वो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 है। अगर आंसर इसको निकाल लूं तो आई थिंक 1.2 आंसर है इसका। कॉमन डिफरेंस देख लें, 0.3 रेस टू पावर 1, 0.3 रेस टू पावर 2, 0.3 रेस टू पावर 3। रेस टू पावर का मतलब होता है 0.3 इंटू 0.3 इज एक्चुअली पावर 2। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो जो इसके अंदर है वो 0.3 का है, और ये 12 टर्म्स हैं। अगर मैंने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो सिंपल मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दूंगा। ए वन की वैल्यू मेरे पास 1.2 है क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे सॉल्व करके लिखनी पड़ेगी, माइनस 1.2 इंटू आर की जो वैल्यू है 0.3 है, एन की वैल्यू 12 है हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगेन 1 माइनस 0.3, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा 1.714। अगेन एक नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि उसने कहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स की वैल्यू का सम निकालें। तो अगेन एन की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, पहली टर्म मेरे पास है 5/3, जो कॉमन रेशियो है आप देख लें, इसमें 5/3 डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 3। एक्चुअली 3 इसका कॉमन रेशियो, ये यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो लिया हुआ है। इसी तरह इसका सेकंड और थर्ड टर्म का भी रेशियो लेंगे तो आंसर 3 ही है। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। रेशियो आपका एक बार 3 आपको पता लग गया, फर्स्ट टर्म आपको पता है 5/3 है, एन की वैल्यू 5 है। सिंपल जो फॉर्मूला हमने देखा था, सम ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन प्लस माइनस ए वन रेस इंटू आर रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर ये फॉर्मूला देखें तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ए वन को अगर मैं कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला वही है 1 माइनस आर रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और इसको फर्दर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास सम आ जाएगा, और सम इसका 605 डिवाइड बाय 3। पॉइंट्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इधर ही तक ही था। आज के लेक्चर में हमने सीरीज एंड सीक्वेंस देखी, दो तरह की सीरीज देखी, एक अरिथमेटिक सीरीज थी, एक ज्योमेट्रिक सीरीज थी। हमने ये देखा कि सीक्वेंस के अंदर nth वैल्यू, अरिथमेटिक सीरीज के अंदर nth वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका सम कैसे निकालते हैं। और इसी तरह हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लिकेटिव है यानी कि रेशियो की बेसिस पे है, रादर देन डिफरेंस अरिथमेटिक है सम की बेसिस पे। तो उसका भी हमने देखा कि nth वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है और उसका सम कैसे निकाला जा सकता है। तो ये वाला यूनिट इधर तक ही था। इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर्स में नेक्स्ट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।